हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में क्लास 11 के मिड टर्म एग्ज़ाम हिस्ट्री के इवनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो में बने रहें, वीडियो को एंड तक देखें। और दोस्तों एक बात मैं बता दूं आपको, इवनिंग शिफ्ट में सारे के सारे क्वेश्चन हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज से ही आए हैं। आप जाके चेक कर सकते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, पहला प्रश्न क्या है दोस्तों? सुमेरी प्रथम भाषा थी किसकी? तो सुमेरी जो प्रथम ज्ञात भाषा थी वो थी दोस्तों मेसोपोटामिया की। सामंतवाद जर्मन शब्द फ्यूड से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? भूमि का एक टुकड़ा। प्रश्न नंबर 3, चर द्वारा कृषक से एक वर्ष के अंतराल में लिया जाने वाला उपज का 10वां भाग क्या कहलाता था? तो उस चर्च द्वारा कृषक से एक वर्ष के अंतराल में लिया जाने वाला उपज का 10वां भाग टीथ कहलाता था। का सही उत्तर है। प्रिंसेप्ट की स्थापना किसने की थी? तो प्रिंसेप्ट की स्थापना सम्राट अगस्टस द्वारा 27 ईसा पूर्व में की गई थी। ये प्रिंसेप्ट वह राज्य जो सम्राट अगस्टस ने 27 ईसा पूर्व में स्थापना की थी इसकी। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, खुशनवीसी किसे कहते हैं? खुशनवीसी अरब काल में या मुस्लिम का उसमें अरब काल में देखें तो सुंदर लिखने की कला को खुशनवीसी के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट, प्रथम खलीफा का नाम क्या था? प्रथम खलीफा थे दोस्तों अबू बकर, ठीक है। अली चौथे खलीफा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही मिलान कीजिए। सही मिलान की अगर हम बात करें तो सबसे पहले दोस्तों हम सोलिडस की बात करते हैं नीचे से। तो सोलिडस क्या था? ये रोम सम्राट द्वारा चलाया गया सोने का सिक्का था। तो सोलिडस क्या था दोस्तों? सोने का सिक्का, राइट। दिनारियस की बात करें तो दिनारियस शुद्ध चांदी का सिक्का था। किसका था दोस्तों? ये शुद्ध चांदी का सिक्का। पेपायरस एक सरकंडे जैसा पौधा जिसमें लेखन सामग्री तैयार की जाती थी। और अगस्टस रोमन सम्राट। तो जो सही उत्तर है वह है दोस्तों, ठीक है, तो अगस्टस रोमन सम्राट, यानी तीसरे का डी और चौथे का सी, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर वो है बी यानी खा। चलिए नेक्स्ट, रोमन लिपि किलाकार कहलाती थी। रोमन लिपि किलाकार कहलाती थी क्योंकि दोस्तों इसमें पट्टिकाएँ तैयार करने के लिए लिपिक चिकनी मिट्टी को गीला करके गूंद लेते थे और सूखने के बाद सूखने से पहले सरकंडे की तीली की तीखी नोक से उसकी नम चिकनी सतह पर किलाकार चिन्ह बना देते थे। इसलिए इसे रोमन लिपि को किलाकार लिपि के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक शिल्प या उद्योग एक डैश से जुड़े संगठित होते थे। तो प्रत्येक शिल्प या उद्योग दोस्तों जुड़े हुए थे किससे? श्रेणी, या जिसे गिल्ड भी कहते थे। क्या कहते थे? श्रेणी अथवा गिल्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वीडियो लाइक करते रहें और शेयर भी करते हैं दोस्तों को भी। प्रश्न नंबर 10 है, पैगंबर मोहम्मद किस कबीले से थे? तो पैगंबर मोहम्मद कबीले से थे, उनका नाम क्या था? कुरैश कबीले से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, डैश एक ऐसी संस्था थी जिसमें रोमन कुलीन एवं अभिजात वर्गों का बोलबाला रहता था। तो उस संस्था का नाम था सेनेट। क्या नाम था दोस्तों? सेनेट। चलिए नेक्स्ट, एनमरकर डैश नगर का शासक था। तो एनमरकर की अगर हम बात करें तो दोस्तों ये किस नगर का शासक था? तो वो उरुक नगर का शासक था, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 13, मेसोपोटामिया राइन और डैन्यूब नदियों के बीच स्थित है। तो प्रश्न दोस्तों ये गलत है। तो मेसोपोटामिया किस दो नदियों के बीच से वो है? दजला और फरात। नेक्स्ट, रोमन साम्राज्य के प्रमुख 3 खिलाड़ी कौन थे? तो सम्राट, अभिजात वर्ग, सेना, बिल्कुल सही है। 9वीं से 16वीं सदी के यूरोप में स्त्रियाँ भी पादरी बन सकती थी। 9वीं और 16वीं शताब्दी में स्त्रियाँ भी पादरी बन सकती थी, ये कथन गलत है। उम्मयद अपने आप को पैगंबर मोहम्मद के चाचा अब्बास का वंशज मानते थे। तो उम्मयद अपने आप को पैगंबर मोहम्मद के चाचा अब्बास का वंशज नहीं मानते थे। अब्बासी अपने आप को पैगंबर मोहम्मद के वंशज, चाचा के वंशज माना करते थे। तो ये भी गलत है। चलिए अगला प्रश्न है, नीचे के चित्र को पहचानिए और इसका चित्र नाम लिखिए। इस चित्र का नाम दोस्तों ये मारी का नगर है, ये मारी का महल नगर, ठीक है।
नेक्स्ट, हमारी विशाल राजमहल था। दिए गए मेसोपोटामिया कालीन मोहरों के चित्र को ध्यानपूर्वक देख कर किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्रारंभिक मोहरें जिस चीज़ की बनी होती थी, यहाँ प्रारंभिक मोहरें किस चीज़ की बनी होती थी, तो प्रारंभिक जो मोहरें बनी होती थी वो होती थी दोस्तों तांबे की। उपरोक्त कथनों में सत्य कथन स्पष्ट कीजिए। उपरोक्त कथनों में से सत्य कथन है, प्राचीन काल में मोहरों पर चिन्ह अंकित होते थे। मोहरें बेलनाकार होती थी, कुछ मोहरें कांसे पीतल की बनी होती थी। तो जो सही विकल्प है वो है केवल दोस्तों 1 और 2, यानी खास का सही उत्तर है खा। 1 और 2 सही है। नेक्स्ट, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को कथन ए के रूप में तथा दूसरे को कारण आर के रूप में दर्शाया गया है। प्रथम, मुद्रा सार्वजनिक जीवन में नगरवासी की भूमिका को दर्शाती है। दूसरा क्या कहता है, मुद्रा कभी कभी ऐसे लेख होते थे जैसे मालिक का नाम, उसके इष्टदेव का नाम और उसकी पद स्थिति आदि उस पर होती थी। बिल्कुल ठीक है। तो कथन ए और कारण आर दोनों सही है, और कारण आर कथन ए का स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट, जब मोहर को मिट्टी की बनी पट्टिका पर लिखे पत्र पर घुमाया जाता था तब वह मोहर उस पत्र की प्रामाणिकता के प्रतीक बन जाती थी। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित उदाहरण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और निम्न में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है हिप्पोड्रमन था दोस्तों। हिप्पोड्रमन का मतलब था घोड़े दौड़ का मैदान। नेक्स्ट, रोम में द्वितीय श्रेणी की परिवार की प्रतिवर्ष आय कितनी होती थी, तो द्वितीय श्रेणी की प्रतिवर्ष आय हुआ करती थी 1000 से 1500 पाउंड सोना। ठीक है। नेक्स्ट, रोमन सम्राट के राजनीतिक इतिहास के 3 प्रमुख खिलाड़ियों में शामिल थे, कौन कौन थे? तो 3 प्रमुख खिलाड़ियों में शामिल थे कौन कौन? सम्राट, अभिजात और सेना, यानी 1, 3, 1, 4 और 3। तो 1, 4 और 3 जो यानी खास का सही उत्तर है। एक मध्यम आकार के रोमन शहर में हो सकता था, एक मध्यम आकार के रोमन शहर में हो सकता था एक घोड़ दौड़ का मैदान, अनेक मंच मंदिर, फव्वारे और विभिन्न प्रकार के स्नानागार। तीनों कथन सही, यानी उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर है दोस्तों। नेक्स्ट, निम्नलिखित उदाहरण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। आदर्श विद्यार्थी के विषय में विचार प्रकट किसने किए थे? तो अल अब्द अल लतीफ़ ने। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, आदर्श विद्यार्थी के गुण क्या होने चाहिए? अध्यापक का आदर व सम्मान करना, सीखने में अध्यापक का सहारा लेना और पुस्तक को कंठस्थ करना। उपरोक्त सभी इसके सही उत्तर हैं। चलिए नेक्स्ट की बात करें दोस्तों। नीचे 2 कथन दिए गए हैं और जिनमें से एक को कथन ए के रूप में, दूसरे को कारण आर के रूप में दर्शाया गया है। कथन ए, विद्यार्थी को पुस्तक कंठस्थ करने एवं उसके अर्थ पर पूर्ण अधिकार प्राप्त करना चाहिए। कारण आर, यदि पुस्तक को खो जाती है तब भी विद्यार्थी कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह कथन ए और कारण आर दोनों सही है तथा कारण आर कथन ए का स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट, यदि अध्यापक का ज्ञान सीमित हो तब विद्यार्थी को जो कुछ अध्यापक दे सकता है उसे प्राप्त कर ले। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, मेसोपोटामिया की भौगोलिक विविधता देश है, स्पष्ट कीजिए। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज से हैं। तो मेसोपोटामिया की अगर हम भौगोलिक विशेषता की बात करें तो सबसे पहले इसके पूर्वोत्तर भाग में हरे भरे ऊंचे नीचे मैदान हैं और ये मैदान धीरे धीरे वृक्षावधित पर्वत श्रृंखला के रूप में फैल जाते हैं। और यहाँ पे क्या थी मेसोपोटामिया में दोस्तों, यहाँ पर अच्छी फसल के लिए पर्याप्त वर्षा हो जाती थी। जी हाँ, अच्छी फसल के लिए पर्याप्त वर्षा हो जाती थी। नेक्स्ट है, उत्तर में ऊंची भूमि है जहाँ स्टेपी की घास के मैदान। जी हाँ, उत्तर में ऊंची भूमि है जहाँ पर कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं? स्टेपी घास के मैदान हैं। और इस प्रदेश में पशुपालन आजीविका का मुख्य साधन था। पूर्व में दजला की जो सहायक नदियाँ हैं परिवहन का अच्छा साधन है। तो मेसोपोटामिया के पूर्व में क्या है दोस्तों? दजला। जी हाँ, दजला
दजला की सहायक नदियाँ परिवहन का अच्छा साधन है। और फरात नदी रेगिस्तान में प्रवेश करने बाद कई धाराओं में बढ़ जाती है। कभी कभी इन धाराओं में बाढ़ आ जाती है। और प्राचीन काल में धाराएं सिंचाई की नहरों का भी काम करती थी और इनसे आवश्यकता पड़ने पर गेहूँ, जौ और मटर या मसूर की खेतों की सिंचाई भी की जाती थी। इसके अलावा अगर बात करें तो खेती के अतिरिक्त स्टेपी घास के मैदानों, पर्वतीय मैदानों और पहाड़ों की ढलानों पर भेड़ बकरियां पाली जाती थी और इनसे भारी मात्रा में मांस, दूध और ऊन प्राप्त होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 3वीं शताब्दी के संकट की रोमन साम्राज्य के संदर्भ में विवेचना कीजिए। तो 3वीं शताब्दी संकट की रोमन साम्राज्य के संदर्भ विवेचना कीजिए दोस्तों, ये भी क्वेश्चन हमने उसमें दिया हुआ था। संकट की बात करें तो 3वीं शताब्दी में रोमन साम्राज्य को काफ़ी तनाव का सामना करना पड़ा। माफ़ कीजिए, थोड़ी तबीयत ख़राब है, फिर भी मैं सोचा आप लोगों के लिए क्वेश्चन का सोल्व कर दूं। तो क्या हुआ था दोस्तों इसमें, इस काल में कि 225 ईस्वी में ईरान में एक अत्यधिक आक्रामक वंश उभर कर सामने आया और इस वंश को लोग किस नाम से जानते थे? सासनी वंश के नाम से, ससानी वंश के नाम से जानते थे। और केवल 15 वर्षों के भीतर ये तेज़ी से फरात की दिशा में फैल गया। और एक प्रसिद्ध शिलालेख से पता चलता है कि इस वंश के शासक शापुर प्रथम ने 60,000 रोमन सेना का सफाया कर दिया था। और इसी बीच देखते हैं दोस्तों क्या होता है, इसी बीच जर्मन मूल की कई जनजातियां ने राइन तथा डैन्यूब नदी की सीमाओं पर की ओर बढ़ना आरंभ कर दिया। और 233 से 280 ईसा पूर्व में के दौरान काला सागर से लेकर अल्पास और दक्षिणी जर्मनी तक फैले प्रांतों पूरी सीमा पर बार बार आक्रमण हुए। और इस काल के रोमन सम्राटों को उन लोगों के विरुद्ध भी लगातार युद्ध करने पड़े जिन्होंने रोमनवासी विदेशी बर्बर कहते थे। और 3वीं शताब्दी में थोड़े थोड़े अंतर पर दोस्तों अनेक सम्राट क्या हुए, सत्तासीन यानी 47 वर्षों में 25 यानी 47 वर्षों में 25 सम्राट सत्तासीन होते हैं। और इसलिए 3वीं शताब्दी में रोमन साम्राज्य के बेहद तनाव की स्थिति से गुजरना पड़ा और ये पूरी रोमन साम्राज्य की स्थिति को साकार करती है। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों क्या है, अब्बासी क्रांति के बारे में आप क्या जानते हैं? तो दोस्तों अब्बासी क्रांति की अगर हम बात करें तो हुआ क्या था कि अरब में, जी हाँ, अरब में दवा नामक एक आंदोलन ने उम्मयद वंश को उखाड़ फेंका। और 750 ईस्वी में उम्मयद वंश का स्थान किसने लिया दोस्तों? अब्बासी खलीफा ने लिया। और इसी घटना को किस नाम से जाना जाता है? अब्बासी क्रांति के नाम से जाना जाता है। अगर हम अब्बासी क्रांति की थोड़ी सी और बारे में बात करें कि इसकी इस चीज़ क्या थी या इनकी विशेषताओं के बारे में देखें तो अब्बासी को लोगों ने इसमें अब्बासियों ने अपनी राजधानी बगदाद में स्थापित की, ठीक है। और प्रशासन में इराक और खुरासान की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सेना तथा नौकरशाही का गैर कबीलाई आधार पर पुनर्गठन किया। इसके अलावा अब्बासी शासकों ने खिलाफत की धार्मिक स्थिति, यहाँ अब्बासी शासकों ने क्या किया? खिलाफत की, जी हाँ, खिलाफत की धार्मिक स्थिति तथा कार्यों को मजबूत बनाया और इस्लामी संस्थाओं एवं विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया। नेक्स्ट, सामंतवाद पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो दोस्तों सामंतवाद से अगर हम संक्षिप्त टिप्पणी की बात करें, सामंतवाद शब्द जर्मन के फ्यूड शब्द से बना, जिसका अर्थ क्या होता है? भूमि का एक। बात का अर्थ क्या है दोस्तों? सामंतवाद का शाब्दिक अर्थ है भूमि का एक टुकड़ा, यानी जिसका अर्थ भूमि का टुकड़ा फ्यूड से बना। इस प्रकार सामंतवाद भूमि से जुड़ी एक प्रणाली थी और यह एक ऐसे समाज को संकेत करता है जो मध्य फ्रांस और बाद में इंग्लैंड तथा दक्षिणी इटली में विकसित हुआ था। आर्थिक दृष्टि से सामंतवाद एक प्रकार के कृषि उत्पादन को व्यक्त करता है जो सामंत और कृषकों के संबंधों पर आधारित था। कृषक अपने खेतों के साथ साथ लॉर्ड के खेतों में भी काम करते थे। लॉर्ड कृषकों को उनकी श्रम सेवा के बदले सैनिक सुरक्षा देते थे और लॉर्ड के कृषकों पर व्यापक न्यायाधिकार भी थे। इसलिए सामंतवाद ने जीवन के न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक और राजनीतिक पहलुओं पर भी प्रभाव डाला था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, मेसोपोटामिया की प्रमुख उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों अगर मेसोपोटामिया की प्रमुख उपलब्धियों को वर्णन करें तो सभी के सामने प्रस्तुति है कि मेसोपोटामिया की विश्व की सबसे बड़ी देन क्या है। विश्व की सबसे बड़ी देन उसकी क्या है? कला, है ना, शिक्षा, लेखन कला की देन सबसे ज़्यादा किसकी है? मेसोपोटामिया। काल गणना मेसोपोटामिया ही की देन है। शहरीकरण मेसोपोटामिया की देन है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि ना सिर्फ मेसोपोटामिया बल्कि मेसोपोटामिया में जितनी भी चीज़ें घटित होती हैं उसने हमारे विश्व को या अभी आधुनिक विश्व को पूरी तरह से क्या करती हैं? प्रभावित करती हैं। और
यहाँ पर ही हमें मंदिरों का बढ़ना, शहरी अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त में होती है। मेसोपोटामिया के तत्कालीन गांवों की बात करें तो भूमि और पानी के लिए बार बार झगड़ हुआ करते थे। जब किसी क्षेत्र में दो समुदायों के बीच लंबे समय तक लड़ाई चलती थी तो जीतने वाले मुखिया अपने साथियों अनुयायियों के बीच लूट का माल बांट कर उन्हें खुश कर देते थे। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें नगरीय सभ्यता की तो उच्च वर्ग की स्थिति थी मेसोपोटामिया में। जी हाँ, उच्च वर्ग की स्थिति थी। ठीक है, उच्च वर्ग की स्थिति, परिवार का स्वरूप, ये सब हमें कहाँ सीखने मिला है? मेसोपोटामिया से। इसके साथ साथ शहरी जीवन में श्रम विभाजन का महत्व भी हमें कहाँ से मिला है? मेसोपोटामिया से। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों ये मेसोपोटामिया की पूरी है क्या है, एक प्रकार से हम देख सकते हैं विश्व विचारधारा के अनुसार उपलब्धियाँ ये थी पूरी मेसोपोटामिया की। मेसोपोटामिया विचारधारा के अनुसार सर्वप्रथम राजा ने ही व्यापार और लेखन की व्यवस्था की थी। ठीक है, तो कहने के अनुसार जब राजा को व्यापार करने में असहूलियत होने लगी, व्यापार करने में कठिनाई होने लगी, तो उनके द्वारा क्या किया गया दोस्तों? लेखन कला का विकास किया गया। क्यों? क्योंकि बहुत से ऐसे साक्ष्य प्राप्त होते हैं जब बोली जाने वाली ध्वनियों के लिखने के लिए जो संकेत चिन्ह का निश्चित किए जाते थे उसे लिपि कहा जाता था। मेसोपोटामिया लोग के पास भी अपनी लिपि थी। उन्होंने तब लिखना आरंभ किया जब समाज को अपने लेने देने का स्थायी हिसाब रखने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि शहरी जीवन में लेन देन का अलग अलग समय पर होते थे और उन्हें करने वाले कई लोग होते थे। सौदा कई प्रकार के माल का होता था। मेसोपोटामिया के लोग मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखते थे। मेसोपोटामिया में जो पहली पट्टिकाएँ मिली हैं वे लगभग 3200 ईसा पूर्व की हैं और उनमें चित्र जैसे चिन्ह और संस्थाएँ मिली हैं। तो मेसोपोटामिया अपने आप में क्या था दोस्तों? अपने आप में ही सारी चीज़ें, वहाँ लेखन कला का विकास हुआ, भाषा और लिपि का विकास हुआ। ठीक है, और ये सारी चीज़ें तभी संभव हो पाती हैं जब वहाँ पर कोई सत्तारूढ़ सरकार या क्या हो, राजा स्थित हो या उसकी शासन स्थित हो। चलिए अगला है रोमन साम्राज्य के वास्तुकला रूपों में से इस्लामी वास्तुकलात्मक रूप से कैसे भिन्न थे, विस्तार से वर्णन। वास्तुकला की बात करें तो रोम साम्राज्य की जो वास्तुकला थी रोमन साम्राज्य की, उसमें क्या था? रोम के निवासी कुशल निर्माता थे। जी हाँ, कुशल निर्माता थे। ठीक है, कुशल निर्माता थे और उन्हें वास्तुकला में डॉट, जी हाँ, वास्तुकला में क्या प्रयोग किया? वास्तुकला में उनके द्वारा डॉट और गुंबद, जी हाँ, डॉट और गुंबद किसके द्वारा? रोम के वस्तु गुंबद बनाकर दो महत्वपूर्ण सुधार किए। उनके भवन 2-3 मंजिले होते थे। इनमें डाँटों को एक के ऊपर दूसरी बनाया जाता था और उनकी डाँटें गोल होती थी। ये डाँट नगर के द्वारों पर, पुलों, बड़े भवनों तथा विजय स्मारक के रूप में प्रयोग की जाती थी। डाँटों का प्रयोग यहाँ पर क्या होता था? कोलिजियम बनाने के लिए भी किया गया। जी हाँ, कोलिजियम बनाने के लिए भी डाँटों का प्रयोग किया गया था, कोलिजियम बनाने के लिए। ठीक है, इसके अलावा यहाँ गैलिडरों की प्रतियोगिता आयोजित की जाती थी। ये डाँटें नहर बनाने के लिए भी काम में लाई जाती थी। इसके ऊपर अगर हम इस्लामी वास्तुकला की बात करें, इस्लामी वास्तुकला की दोस्तों, तो इसमें क्या था? इस्लामी वास्तुकला पर जर्मनी ईरानी कला का प्रभाव था। किसका प्रभाव था? ईरानी कला का प्रभाव था। कहाँ पर? इस्लामी वास्तुकला पर। परंतु अरब निवासियों ने अलंकरण के मौलिक नमूने निकाल लिए। उनके भवन में गोल गुंबद, छोटी मीनारें, घोड़ों के लिए खुर के आकार के मेहराब तथा मरोड़दार स्तंभ होते थे। इस्लामी वास्तुकला की विशेषताएं अरबों की मस्जिदों, पुस्तकालयों, महलों, चिकित्सालयों, विद्यालयों में देखी जा सकती हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, अगला प्रश्न है रोमन साम्राज्य में स्त्री की कानूनी स्थिति की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। ये सारा आंसर दोस्तों हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वाले चैप्टर में, वहाँ से आप जाकर देख लेना। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं आपको। अगला प्रश्न है इंग्लैंड में सामाजिक और आर्थिक संबंधों को प्रभावित करने वाले कारकों को वर्णन कीजिए और अथवा 14वीं सदी की शुरुआत तक यूरोप का आर्थिक विकास धीमा बढ़ गया, ऐसा किन कारणों से स्पष्ट हुआ? 14वीं शताब्दी के संकट। ये इन सारे प्रश्नों का उत्तर मैंने अपने उस वीडियो में दे रखा, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न है इसमें, भिक्षुओं के लिए हस्तलिखित पुस्तक में नियम कितने अध्याय होते थे? तो भिक्षुओं के लिए हस्तलिखित पुस्तक में 73 अध्याय होते, यानी 73 अध्याय होते थे। अध्याय 47 में वर्णित नियमों को उल्लेख करें तो अध्याय 47 में क्या था? आलस्य आत्मा का शत्रु है, इसलिए भिक्षु और भिक्षुणियों को निश्चित समय पे शारीरिक श्रम और निश्चित घंटों में पवित्र पाठ करना चाहिए। मठ किस प्रकार बनाए जाते थे? यह मठों में भिक्षु के लिए एक हस्तलिखित पुस्तक होती थी, है ना, और उन्हें अनेक इस प्रकार से बनाया जाता था कि
आवश्यकता की समस्त वस्तुएं जल, चक्की, उद्यान, कार्यस्थल सभी उसकी सीमा के अंदर हों जिसे वो आसानी से इसका उपयोग कर सके। प्रश्न नंबर 29, कागज़ की उपलब्धता के क्या लाभ हुए? तो कागज़ की अगर हम उपलब्धता की बात करें दोस्तों, तो कागज़ की उपलब्धता के कारण सभी प्रकार के वाणिज्यिक और निजी दस्तावेजों को लिखना भी सुविधाजनक हो गया। मध्यकाल के यहूदी दस्तावेजों का विशाल संग्रहालय कब और कहाँ से मिला? तो मध्यकाल के जो यहूदी संग्रहालय जो साक्ष्य मिला, कहाँ मिला है? 1896 में फुस्तास से, काहिरा में। ठीक है। अगला, दस्तावेजों को संभाल कर क्यों रखा गया? तो दस्तावेजों को संभाल कर इसलिए रखा गया क्योंकि इस हमें प्राचीन काल के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके, है ना। मध्यकाल के यहूदी दस्तावेजों का हिस्सा संग्रह मिला और ये दस्तावेज इसी यहूदी प्रथा कारण संभाल कर रखे गए थे कि किसी भी लिखावट को नष्ट नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, जिसमें परमेश्वर का नाम लिखा हुआ हो। अगला है दोस्तों, दासों के प्रति व्यवहार। कुछ ही समय बाद शहर के शासक ल्यूसियस, ठीक है। अगला है, दिए गए मानचित्र पर निम्नलिखित स्थलों को अंकित कीजिए, उनके नाम लिखे, मक्का और मदीना। तो दोस्तों ये रहे सारे क्वेश्चनों के आंसर। और मैं दोस्तों एक बार फिर बता देना चाहता हूँ आपको कि सारे क्वेश्चन हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज रहे। एक भी क्वेश्चन से बाहर नहीं गया है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें यदि आप हमारे नए व्यूवर्स हैं तो। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद,